प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन ई कक्षा में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं रामजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय तिजार अलवर से। आज हम जैसा कि जो लगातार हमारी ई कक्षाओं की श्रृंखला चल रही है, उसमें निर्मला उपन्यास का जो भूमिका थी वो हमने उस दिन वीडियो में बताई। आज कथानक सार लेकर हम आपके लिए आए हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा विरचित ये निर्मला जो उपन्यास है, ये दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण करता है। मुख्य रूप से दो समस्याएं मुंशी जी ने इसमें उठाई हैं और ये जो उपन्यास है वो दुखांत है, क्योंकि इसकी जो नायिका है निर्मला, उसकी उपन्यास के अंत में बहुत ही कष्टदायक मृत्यु होती है और पाठक या श्रोता की आत्मा को झकझोर देती है। अब हम इसके जो उपन्यास है उसके कथानक का प्रारंभ करते हैं। इसके कथानक का जो प्रारंभ है वो उदयभान जी, जो एक अमीर और प्रतिष्ठित वकील हैं बनारस के, जिनकी पत्नी का नाम कल्याणी है। ये उदयभान और कल्याणी के दो पुत्रियां थी, निर्मला जो इस उपन्यास की नायिका है, और उनकी एक छोटी बहन थी कृष्णा। यानी उदयभान और कल्याणी के दो पुत्रियां थी, निर्मला और कृष्णा, और दो पुत्र थे, चंद्रभान और सूर्यभान। अब लखनऊ निवासी जो भालचंद सिन्हा हैं, उनके बड़े पुत्र भुवन मोहन के साथ निर्मला की शादी तय हो जाती है और इसमें भालचंद जी उदयभान जी से स्पष्ट कह देते हैं कि मुझे कोई दहेज की मांग नहीं है। दहेज की मना करने पर यह शादी बहुत ही धूमधाम से, शादी की तैयारियों के साथ ये उपन्यास का जो प्रारंभ होता है, प्रथम पृष्ठों में शादी की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इसमें एक बात रखते हैं भालचंद जी कि बारातियों का जो आदर सत्कार है वो बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। मैं दहेज में पैसा नहीं लूँगा आपसे। अब मध्यम वर्गीय जो परिवार है वो दिखावा बहुत करता है, तो यहाँ ये बात चित्रण में आई है। लेखक ने लिखा है कि वकील उदयभान अपनी हैसियत के अनुसार बहुत ज़्यादा खर्च करने को तैयार हो जाते हैं और वो बहुत ही व्यवहार कुशल जो उनकी पत्नी है कल्याणी, वो इस चीज़ का विरोध करती है बहुत ज़बरदस्त कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दिखावे के लिए वो बहुत तैयारियां करते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं, और दोनों में, पति पत्नी में, इसी बात को लेकर के विरोध हो जाता है। क्योंकि कल्याणी जो है व्यवहार कुशल है और वो बहुत जानकार है, जो निर्मला की माँ है। उदयभान जी कुछ भावुकता में आकर के कि मेरे से दहेज नहीं ले रहे हैं, इसलिए दिखावे के चक्कर में बहुत पैसा जो इधर उधर से भी लेते हैं और तैयारियां करते हैं। पति पत्नी में झगड़ा होता है। इसी बात को लेकर उदयभान जी घर छोड़ करके चले जाते हैं और कहीं एकांत में संयोगवश उनको उनका एक पुराना शत्रु मतई नाम का, मतई उसका नाम था, वो मिलता है, जिसे डाके के जो केस था, मुकदमा था, उसमें उदयभान जी जो वकील थे, उन्होंने सरकारी वकील होने के नाते 3 साल की सज़ा दिलवाई थी। वकील साहब को वो मतई जो है वो उस एकांत का फ़ायदा उठाकर मौत के घाट उतार देता है, क्योंकि पुरानी रंजिश थी। तो निर्मला के पिताजी वकील साहब उदयभान जी का जो है वहीं अंतिम संस्कार हो जाता है। बाकी जो असामयिक मृत्यु हुई इस वकील साहब की, उस मृत्यु से परिवार बहुत ही क्षुब्ध है, दुखी है, तिलमिला जाता है। परिवार पर एक कष्टों का पहाड़ आ जाता है। इसी बीच जो वकील साहब थे, की विदाई जो है थे, उनकी जो मृत्यु है वकील साहब की, उस मृत्यु के कारण भालचंद जी कहते हैं कि अपशकुन हो गया है, तो हम नहीं लेंगे। तो वो फिर निकल कर आती है कि दहेज की मांग हो रही है उधर से। तो ये जो दहेज की मांग है कि भाई वकील साहब तो मर गए, अब दहेज कौन देगा, तो रिश्ता टूट जाता है। हाँ, इसी बीच ये होता है कि मुंशी तोताराम, जिनकी आयु 35 वर्ष है, निर्मला की आयु 15 वर्ष है, यानी 10 वर्ष आयु में बड़े हैं, और काला रंग है, तोंद निकली हुई है, कुरूप हैं,
शरीर से भी फिट नहीं है। उनके 3 लड़के हैं और ये वकील साहब जो तोताराम मुंशी जी हैं, ये मंदाग्नि के भी शिकार हैं। इनके 3 बच्चे मनसाराम, जियाराम और सियाराम की क्रम से 16, 12 और 17 वर्ष की उम्र है। यानी कि ये नायिका जो इनकी विमाता बनने जा रही हैं निर्मला जी, वो निर्मला के हम उम्र के जो बड़ा बच्चा है मनसाराम हम उम्र है। तो अब इनके एक बहन भी है विधवा, उसका नाम जो है रुक्मणी है। अब यहाँ पर होता ये है, शादी हो जाती है, पत्नी को जो है उपहार को समझते हैं, प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु। पत्नी को प्रसन्न रखने का प्रयास किया जाता है तोताराम के द्वारा। पत्नी को वो उपहार समझते हैं, प्रेम की वस्तु नहीं समझते, उनकी चापलूसी करते हैं। यद्यपि वो तोताराम मितव्ययी है, पैसा बहुत कम खर्च करता है, लेकिन कम उम्र की पत्नी को अपने पैसों से खुश रखने का बहुत अधिक प्रयास करता है। अब निर्मला को ससुराल के धन धान्य से, गहने से, पैसे से बहुत अपार खुशी होती है, संतोष होता है, लेकिन उसके अंदर एक बेमेल जो विवाह हुआ है, पति की जो उम्र बहुत ज़्यादा है, उससे वो बहुत बड़ी घोर असंतोष का शिकार हो जाती है। रुक्मणी भी उसको कोसती रहती है। ननद, सास, भौजाइयों की जो लड़ाइयाँ भारतीय समाज में चलती रहती हैं, तो ननद अपनी भावज को बहुत परेशान करती रहती है निर्मला को। तो निर्मला एक ओर तो अपने बूढ़े पति से क्षुब्ध है, दूसरी ओर जो उनकी विधवा ननद है वो वहीं रहती है, वो निर्मला को बहुत परेशान कर रही है। मनसाराम पर शक किया जाता है, हम उम्र का है, निर्मला से संबंध हो सकते हैं। तोताराम इसका संशय करता है तो उसको छात्रालय भेज देता है, छात्रावास में वो रहता है। तोताराम का ये संशय जो है, निर्मला अपने पति का साथ देती है और साथ देने का नाटक करती है। यूँ तो उसकी कोई मंशा नहीं थी मनसाराम से प्रेम करने का, और उसका चरित्र बहुत ही उत्तम है इस उपन्यास में निर्मला का। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। मनसाराम बीमार हो जाता है, अस्पताल जाता है। अब वो निर्मला के अभिनय को समझ गया तो और भी दुखी होता है। निर्मला अस्पताल जाती है, मनसाराम के चरण स्पर्श करता है मनसाराम निर्मला को निष्कलंक सिद्ध करता है। तोताराम को वहम नष्ट हो जाता है और वह आत्मग्लानि से भर उठता है। निर्मला के शुद्ध स्नेह को समझते हुए माफ़ी मांगता है, लेकिन मनसाराम इस क्रूर संसार से विदा ले लेता है। मनसाराम की बीमारी से निर्मला का संपर्क होता है, उसी बीमारी के दौरान डॉक्टर सिन्हा और उसकी पत्नी सुधा से जो गहरा हो जाता है। ये वही है ये वही डॉक्टर सिन्हा हैं जिन्होंने दहेज की मांग की थी। निर्मला से सगाई पक्की होने के बाद भी ठुकरा दी थी। निर्मला अपनी सखी सुधा को ये सब बताती है। सुधा सिन्हा से व्यंग बाणों से घायल कर देती है। अब डॉक्टर सिन्हा अपनी भूल के प्रायश्चित में निर्मला की छोटी बहन कृष्णा का संबंध अपने छोटे भाई से बिना दहेज तय करते हैं। सुधा गुप्त रूप से निर्मला की माता कल्याणी को 500 रुपये भेजती है। मनसाराम की मृत्यु से तोताराम टूट जाता है, वकालत ठीक से नहीं कर पाता, कर्ज हो जाता है, मकान की नीलामी हो जाती है। इसी बीच निर्मला एक पुत्री आशा को जन्म देती है। इसी से तोताराम अपने मनसाराम को देखता है इस आशा नामक पुत्री में। तब कृष्णा की शादी में निर्मला मायके जाती है, काफ़ी दिन तक रहती है। सुधा उसे लेने आती है तो सुधा का पुत्र सोन बुखार से मर जाता है। फिर तार किया जाता है। डॉक्टर सिन्हा वहाँ पहुँचते हैं, सुधा और निर्मला को लेकर चले जाते हैं। तोता का मंझला पुत्र जियाराम बुरी संगति में फंसकर उद्दंड हो जाता है और जियाराम पिता की बात बात पर अवज्ञा करता है, निर्मला के गहने चुरा लेता है। पुलिस रिपोर्ट होती है, निर्मला उसको भी निर्दोष सिद्ध करती है और उस बात पर पर्दा घेरती है। मामला शांत होता है, लेकिन जियाराम आत्मग्लानि से भरकर मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है। सियाराम बाजार भेजती है बार बार। सियाराम छोटा बच्चा है, परेशान हो जाता है। एक बाबा उसे साथ में मिलता है तो बाबा के साथ निकल देता है और जो है शांति के लिए शांति स्थापना के लिए सुधा जो है घर जाती है। एकांत पाकर सुधा घर निकल जाती है तो एकांत पाकर डॉक्टर सिन्हा जो निर्मला को बुरी नज़र से देखता है, उसे छेड़ता भी है
और जो है उसके साथ संबंध बनाना चाहता है, लेकिन वो मौका पाकर वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में सुधा मिलती है, वह पूरी कहानी सुधा को सुनाती है, निर्मला। और सुधा घर जाकर बुरा भला सुनाती है डॉक्टर सिन्हा को। डॉक्टर सिन्हा आत्मग्लानि से भर उठता है और विष खा करके आत्महत्या कर लेता है। अब इसी बीच ये सब घटनाएं घटित होती रहती हैं। बाद में निर्मला जो है बीमार हो जाती है बहुत ज़्यादा। वो अपनी पुत्री आशा को नंद रुक्मणी के लिए सौंपती है, और यहाँ सौंपती है तो एक बहुत बढ़िया 2 पंक्ति की मार्मिक पंक्तियाँ प्रेमचंद देता है निर्मला के माध्यम से। निर्मला अपनी नंद से कहती है कि इसकी चाहे शादी मत करना। उसका भाव बता रहा हूँ कि उस चीज़ की चाहे शादी मत करना, और करना तो शादी करना तो ऐसे बेमेल जो है पुरुष के, अशिक्षित पुरुष के, बेमेल पुरुष के गले में इसे मत बांध देना, चाहे ये ज़िंदगी भर कंवारी रह जाए। और इस बात को कहकर रुक्मणी जो अपनी नंद थी उसके लिए अपनी पुत्री आशा को सौंप करके कहानी जो है, कथानक जो है उपन्यास का, वो दुखांत यात्रा प्रारंभ हो जाती है यहीं से। और अंत में अंतिम पृष्ठ में शमशान, वो जो है अपनी निर्मला जो नायिका है वो ऐसा कहते हुए मर जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। अंत में शमशान की ओर शव यात्रा निकाली जाती है। तो शव यात्रा में ये चर्चा चलती है कि निर्मला को अग्नि कौन देगा भारतीय परंपरा अनुसार। जब वहाँ पहुँचते हैं तो अंत में बूढ़ा पति यानी कि जो मुंशी तोताराम है वो उपस्थित होता है, और बड़े ही दुखांत स्थिति में इस कथा का, इस उपन्यास का अंत होता है। तो आप देखेंगे कि पूरे कथानक को हमने बड़ी सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।